सो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव 100। तो फाइनली ईपीएफओ एसएससी का फेज 3 का एग्ज़ाम जो था स्किल टेस्ट आज था 25 दिसंबर को, जो कि कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दो शिफ्ट्स में स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था और ये फाइनली ओवर हो चुका है। तो बट बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हुआ है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर डिस्कशन कर रहे हैं और एक पार्टिकुलर टॉपिक को लेके वो बहुत ज़्यादा डाइसी सिचुएशन में फंस चुके हैं। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करने के लिए, उनके डाउट्स को थोड़ा बहुत अपने ओपिनियंस में दिखाने के लिए और क्या-क्या मेरे पॉइंट्स हैं उन बातों को लेके, तो उन बातों को लेके डिस्कस करने वाला हूँ मैं। स्पेशली मैं ग्रॉस की डिप्रेशंस की बात करने वाला हूँ, जो कि कैंडिडेट्स को बहुत परेशान कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए, इनफैक्ट उनके डाउट्स को दूर करने के लिए। तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ग्रॉस की डिप्रेशंस, रोल ऑफ एक्यूरेसी और मेरा ओपिनियन क्या है इसके ऊपर में, इसकी बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं ओवरऑल, जैसे आपको आइडिया लग जाए। और वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और एक एक पॉइंट को, मेरी एक एक बात को सुने। वीडियो स्किप करेंगे आपको समझ में आता नहीं है, फिर आप टेलीग्राम पे जाके डाउट पूछते हैं, सेम डाउट पूछते हैं जो कि मैं बता चुका होता हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में करते हैं आप। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं या डाउट्स पूछते हैं, बट वो डाउट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और उसको बार बार आप डाउट करेंगे तो फिर मैं बार बार, मेरे लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के सेम डाउट होते हैं। तो उसके लिए मैं उस डाउट को पिक करता हूँ और आपके लिए आपको प्रॉपर एक रिप्लाई देता हूँ उसके लिए। तो हम बात करने वाले हैं कि आज जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका पैटर्न क्या था। मॉक टेस्ट जो हुए थे, 2 मॉक टेस्ट हुए थे, फिर उसके बाद एक्चुअल टेस्ट हुआ था 15 मिनट्स का। तो क्या क्या पैटर्न था उसकी बात करेंगे हम। बात करेंगे कि जो कीबोर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। कैंडिडेट्स ने कीबोर्ड को लेकर कहा है कि सर बहुत स्लो कीबोर्ड कीज़ फंस के आ रहा था, तो वो प्रॉब्लम हो रहा था कैंडिडेट को। सॉफ्टवेयर का इशू था या कीबोर्ड का इशू था, उसको हम बात करने वाले हैं कि ग्रॉस की डिप्रेशंस या जो आपका लास्ट में शो किया आपके स्क्रीन पे वो क्या था। नेट की काउंट की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्यूरेसी का क्या रोल होने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे कहा है कि सर आपने पहले कहा था कि एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होगा, बट अब एक्यूरेसी का रोल शायद होगा, क्योंकि कुछ अलग सा सीन रहा है यहाँ पे। मॉक टेस्ट पैटर्न के साथ हम इसको लिंक करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने ओपिनियन बनाया है, अपने अपने कैंडिडेट्स ने अपने अपने ओपिनियन बनाए हैं। साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में भी उन्होंने जो इन्विजिलेटर्स थे उनसे उन्होंने डिस्कस किया इस इशू के बारे में। तो उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उस पर मैं बात करूँगा और फाइनली मैं अपना थॉट बताऊँगा कि मेरा क्या सोचना है इस बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं चाहता हूँ कि उनको मैं एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करके बता सकूँ कि क्या क्या इशू हुआ है एक्चुअल में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हुआ क्या था एग्ज़ाम। हम पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि 5-5 मिनट का पहले मॉक टेस्ट हुआ था। कैंडिडेट्स ने 5 मिनट का मॉक दिया, फिर ब्रेक मिला, फिर 5 मिनट का मॉक दिया। तो जब वो मॉक दे रहे थे 1 मिनट, तो मॉक देते वक्त कीबोर्ड का इशू आ रहा था उनके लिए। बोल रहे थे कीबोर्ड में सर प्रॉब्लम हो रहा है, कीबोर्ड फँस के आ रहा है। हम जब मॉक में टाइप कर रहे थे तो लेटर्स एक साथ टाइप नहीं हो रहे थे, मतलब 3-3 वर्ड फँस रहे थे एक साथ टाइपिंग करने में। तो ये उनको इशू हो रहा था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एक्चुअल में कीबोर्ड का इशू नहीं था ये, जो मोस्टली इशू था ये कीबोर्ड का थोड़ा बहुत था। कीज़ थोड़े बहुत इंटैक्ट होंगे, बट ये मोस्टली जो इशू था वो सॉफ्टवेयर का इशू था। क्योंकि एक्चुअल जब टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ 15 मिनट्स का, तो उस टाइम पे भी कैंडिडेट्स ने ये प्रॉब्लम फेस किया। तो ये पहला डाउट था कि मैं बता दूं कि कीबोर्ड का कोई इशू नहीं था, ये सॉफ्टवेयर का मोस्टली इशू था। तो इस बारे में मैंने बता दिया। अब हम दूसरा डाउट देखते हैं कि सॉफ्टवेयर का इशू था, मैंने बता दिया। पैटर्न की बात बता चुका हूँ मैं कि पहले मॉक टेस्ट हुआ था और फिर एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट हुआ था। उसके बाद बात करते हैं कि हुआ क्या था कि जैसे कि 15 मिनट्स का मॉक टेस्ट ओवर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मैंने जहाँ तक मैंने कैंडिडेट से, बहुत सारे कैंडिडेट्स का कॉल भी आया और मैंने खुद भी कॉल किया कुछ लोगों से जिसके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। तो उनका क्या कहना था कि स्क्रीन जब लास्ट स्क्रीन जो आया उसमें इनको ग्रॉस की काउंट दिखा दिया गया, ग्रॉस की डिप्रेशंस या की काउंट बता दिया गया उनको। टाइम कितना था एग्ज़ाम के टाइम पे, टाइमर बस शो हो रहा था और कुछ शो नहीं होता स्क्रीन पे कि कितने वर्ड्स टाइप हो रहे हैं। टाइम 15 मिनट्स दिखा दिया और उनको कुछ भी ये नहीं बताया गया कि यू आर क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि वो बताएंगे, बट ऐसा कुछ उन्होंने बताया नहीं। तो इसको लेकर मैं कुछ बात कर लेता हूँ आप सबके साथ। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि रेस्ट्रिक्टिव जो मोड था टाइपिंग का, उसका क्या मतलब है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं। रेस्ट्रिक्टिव टाइपिंग जो है ना, उसका मतलब है कि अगर आप, जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन है, स्क्रीन को टाइप करना है मुझे, स्क्रीन SCR। अब इसके बाद अगर आप ई टाइप नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट एन टाइप करते हैं, तो वो एन टाइप नहीं होगा। एन को आप एन की प्रेस करेंगे तो एन की प्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि की, तो जैसे मान लिया आपने एन प्रेस किया, ठीक है, तो आपने रॉन्ग की प्रेस कर दिया तो वो की काउंट बढ़ेगा। ठीक है, 3 के बाद 4 होगा। ठीक है, फिर मान लिया आपने एन के बदले एम टाइप कर दिया तो 3 4 5 होगा।
फिर आपने जी कर दिया, तो फिर 3 4 5 6 होगा। इसका मतलब ये है कि की काउंट जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, की काउंट्स बढ़ते ही जाएंगे। उसको लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था कि की काउंट्स मतलब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों कन्फ्यूजन था मैं उसको बताऊंगा। मॉक टेस्ट से रिलेट करके उन्होंने ये बताया है कि की काउंट वहाँ पे कुछ और तरह का सीन हो रहा था। तो की काउंट्स बढ़ते जाएंगे आपके। और यहाँ पे बात एक्यूरेसी की नहीं होगी दोस्तों। क्यों? बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट जो आपका ईपीएफओ ने जो टारगेट दिया था वो 1250 की डिप्रेशंस का था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1250 की डिप्रेशंस होने चाहिए आपके। यहाँ पे एक्यूरेसी उन्होंने नहीं बताया कि 98% एक्यूरेसी, वी वांट 98% एक्यूरेसी और 92% एक्यूरेसी। दे हैव जस्ट टॉक अबाउट 1250 की डिप्रेशंस। तो ये 1250 की डिप्रेशंस किस तरह आ सकते हैं? बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि जैसे मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, अब एक ही वर्ड को बार बार टाइप करते हैं, ठीक है। अब एक मान लीजिए आप वीडियो लिख रहे हैं, वीडियो टाइप कर रहे हैं, तो वीडियो में आप बार बार वी की जगह पे आप गलत वर्ड टाइप कर देंगे, तो की डिप्रेशंस क्या आपके बढ़ते जाएंगे, बार बार की डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे, काउंट भी बढ़ते जाएगा। लेकिन जो वो जो फाइनल स्क्रीन पे आपका दिखा रहा है ना दोस्तों, ग्रॉस की, उसका मतलब ये है कि वो करेक्ट करेक्ट प्लस इनकरेक्ट जो है ना, वो दोनों शो कर रहा है। ये ध्यान रखेंगे। ग्रॉस, एक मिनट में स्क्रीन, हाँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो ग्रॉस का जो मतलब हो गया ना दोस्तों, मैं बता दूँ अभी आपको, करेक्ट करेक्ट प्लस इनकरेक्ट दोनों का ही काउंट है वो। जितने भी आपने लेटर रॉन्ग प्रेस किए होंगे ना, वो भी काउंट उसमें आपका ऐड होगा। और जो आपने करेक्ट टाइप किए हैं वो तो होगा ही होगा। तो ये हो गया। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि सर हमने 1200, एक मिनट, हमने 2000 की डिफरेंस किए हैं, ठीक है। हमारा जो स्क्रीन पे शो हुआ है वो 2000 की डिफरेंस हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि 2000 की डिफरेंस जो हुआ है ना आपका, वो ओवरऑल है, ठीक है। इनकरेक्ट और करेक्ट मिला के है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर 1250, अब मुझे डाउट हो रहा है सर मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो उसमें मैं बता दूं आपको एक चीज़ कि लेट सपोज कि आपने 1500 1500 की डिप्रेशंस आपके फाइनल शो किए। ऑन एन एवरेज जो एक एवरेज कैंडिडेट की जो एक्यूरेसी होती है ना, मैं मान के चलता हूँ 80% है, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, 80% एक्यूरेसी, जो कि बहुत कम ही बोल रहा हूँ। मैक्सिमम की तो 90% जाती है एक्यूरेसी। लेट सपोज मैं 80% काउंट करता हूँ। तो अब देखिए 20% आप रॉन्ग की प्रेस किया आपने, तो इसका 20% निकाल देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 300, है ना। 300 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 300 वर्ड मतलब 1200 वर्ड हो गया। तो यहाँ पे आपके फंसने के चांसेस है थोड़े। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने कीज़ रॉन्ग कीज़ प्रेस की हैं। ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया। तो अगर मैं आपको बोल के चलूँ कि अगर आपने 1600 वर्ड टाइप की रिप्रेजेंट्स आपके आए ना, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं, ठीक है। अगर ये एक्यूरेसी काउंट होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक्यूरेसी इस तरह से काउंट नहीं होगी, बट जो की रिप्रेजेंट्स आपने रॉन्ग की रिप्रेजेंट्स टाइप की है ना, वो माइनस किया जाएगा आपके ओवरऑल काउंट में। लेट सपोज आपने 2000 किए हैं, ठीक है। और मान के चलता हूँ कि आपकी 90% एक्यूरेसी, नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो 90% एक्यूरेसी होती है। तो इसमें से 10% आप माइनस करते हैं, तो कितना हो गया? इसका माइनस करते हैं तो 1800। तो ये आपका फाइनल हो गया, जो कि टारगेट को क्रॉस करता है, जो कि 1250 जो आपका टारगेट दिया था उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि आप सेफ जोन में हैं। तो इस तरह से आप अपने जितना भी वर्ड टाइप की डिप्रेशंस आए हैं उसके हिसाब से आप एनालाइज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर अब हम क्या करें। मैं आपको बता दूं कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज आपका जो फेज़ 3 का जो एग्ज़ाम था ना, वो फाइनली ओवर हो चुका है दोस्तों। और जब फाइनल एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, जिसके लिए आप इतने दिन से वेट कर रहे थे, तो फाइनली वो ओवर हो चुका है। अब परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा ओवर डिस्कशन हो रहा है ग्रुप में, हर ग्रुप में, मतलब जितने भी ग्रुप्स बने सब पे डिस्कशन हो रहा है। आई थिंक ये अननेसेसरी डिस्कशन है, जिसको आप अवॉइड करना चाहिए आपको, बिकॉज इसके बाद आपके बहुत सारे एग्जाम्स हैं पेंडिंग, उसको लेकर आपको ध्यान करना चाहिए और आपको वरी होना चाहिए। क्योंकि फेज 3 का एग्ज़ाम जो हो चुका है, अब आप कुछ कर नहीं सकते इसमें, ठीक है। जो रिजल्ट आने वाला है वो कुछ 1-2 मंथ्स में आ ही जाएगा, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आपका पहले मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपका मार्क्स जो भी कैंडिडेट्स के मार्क्स होंगे वो भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो कुछ इस तरह का है। अब मैं कुछ डाउट्स देख लेता हूँ कैंडिडेट्स के, जिसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ है, बहुत कन्फ्यूजन है ग्रॉस और की स्ट्रोक्स को लेके। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है मॉक टेस्ट को लेके कि मॉक टेस्ट ईपीएफओ ने दिया था, तो उसमें से कुछ इस तरह का था। इन्होंने ट्राई किया फिर से वो मॉक टेस्ट, तो इन्होंने टोटल की डिप्रेशन जो है 50 डाला है। करेक्टली टाइप इन्होंने 31 किया है, और इनका जो है यहाँ पे भी 31 शो कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो आप करेक्ट टाइप कर रहे हैं ना, वो 31 ही शो कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ आपको दोस्तों, मॉक टेस्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस किया था, जो कि मैंने बाद में देखा था, मैं दिखाता हूँ वो चीज़ आपको।
हाँ, ये देखिए मॉक टेस्ट में एक पॉइंट था यहाँ पे, कैंडिडेट्स ने मुझे खुद ही दिया था 10, पॉइंट नंबर 10 देख लें आप, टाइप्ड करेक्ट की स्ट्रोक काउंट विल बी डिस्प्लेड वंस द टाइपिंग टेस्ट इज सबमिटेड। तो ये मॉक टेस्ट में कुछ इस तरह का इंस्ट्रक्शन था जहाँ पे लास्ट में भले ही आपको ग्रॉस शो कर रहा होगा मॉक टेस्ट में, बट वो है आपके करेक्ट की काउंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एग्जाम में जो था ना, आज का जो एक्चुअल एग्जाम हुआ था उसमें कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है कि ये 10th नंबर पॉइंट कहीं भी मेंशन नहीं था, इंस्ट्रक्शंस में ये मेंशन नहीं था। अगर मेंशन था तो आप बता दें मुझे, उसके बाद हम अलग तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम चला ये 10th नंबर पॉइंट वहाँ पे मेंशन नहीं था। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो वो ग्रॉस है वो इनकरेक्ट और करेक्ट मिला के है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अभी मॉक का बात अलग है भाई, देखिए एक कैंडिडेट ने बताया कि मॉक का बात हाँ अलग है, तो यही बात है यहाँ पे। अब ये बात करते हैं दूसरा जो डाउट है कैंडिडेट का, इसको देख लेते हैं। उसके पहले दोस्तों मैं एक चीज़ दिखा दूं आपको, जो मैंने थोड़ा गूगल किया था, रिसर्च किया था इस बारे में कि रेस्ट्रिक्टिव टाइपिंग मोड में किस तरह का लॉजिक यूज़ करते हैं, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप देख लें दोस्तों कि रेस्ट्रिक्टेड टाइपिंग इज मेनली यूज टू चेक द टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है, ठीक है। एक्यूरेसी विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जो एक्यूरेसी है वो ऑटोमेटिकली टेकन केयर होती है, 100% एक्यूरेसी होती है। बट जो की काउंट होते हैं ना उसको लेकिन उन्होंने देखिए यहाँ पे दिया है GS, एक नीचे में दिया हुआ है, ऑल द कीज प्रेस्ड आर कैप्चर्ड एंड देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन द कैंडिडेट स्कोर इफ रॉन्ग कीज आर प्रेस्ड। अगर आपने रॉन्ग की प्रेस किया है तो उसका इम्पैक्ट होगा कैंडिडेट के स्कोर पे, जो कि आपका है टोटल की डिप्रेशंस, जो कि फाइनली आपको ग्रॉस की काउंट के रूप में दिखाया जा रहा है। तो आपके जितने भी इनकरेक्ट की डिप्रेशंस होंगे वो वहाँ पे माइनस कर दिए जाएंगे ओवरऑल आपके ग्रॉस में से। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे कैंडिडेट का ये देख सकते हैं, इन्होंने कहा था कि सर एक वीडियो बनाइए, क्या इसमें एरर भी काउंट होंगे? हाँ दोस्तों, एरर काउंट होगा। जो स्क्रीन पे फाइनल की आपके शो किया है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा वो आपकी इनकरेक्ट की डिप्रेशंस को। अमन भाई एक वीडियो सॉरी स्किल टेस्ट का कुछ पता चला क्या? हाँ पता चल गया है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखते हैं दूसरे डाउट्स देख लेते हैं। हाई सर, आज EPFO एसएस का टाइपिंग टेस्ट हुआ, उसमें एक्यूरेसी भी चेक होगा क्या? ओनली 1250 की स्ट्रोक्स। हाँ बिल्कुल, एक्यूरेसी चेक नहीं होगा, लेकिन जो आपने गलत किए हैं उसको माइनस कर दिया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ भैया। की स्ट्रोक्स EPFO में ग्रॉस था या नेट, मतलब अगर गलत की प्रेस हुआ है तो काउंट होगा क्या? यस काउंट होगा। ये हो गया डाउट ब्रो। 2500 विथ 98% एक्यूरेसी। तो देखिए मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए इन्होंने बस 2% गलती की है, ठीक है। तो मैं बता दूँ इनका जो गलत हुआ वो कितने गलत हुए टोटल, -50 कर देंगे। तो अगर ये 90% वैसे बोल नहीं सकते हैं ये खुद से, क्योंकि इनको पता नहीं है ना कि, बट ये ऑन एवरेज अगर ये प्रैक्टिस करते होंगे तो इनको मालूम चलता होगा इनकी एक्यूरेसी कितनी होती है। तो उस हिसाब से देखें तो इनके जो टोटल की काउंट की बात करें तो 2450 हो गया। तो आप सेफ जोन में, आपको 1250 ही लाना है बस, आप सेफ जोन में है। तो ये मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एक और है, सर स्किल टेस्ट में एक्यूरेसी मैटर करेगी क्या? कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा अब तक। अगर आपका नहीं हुआ है तो फिर आप फिर से वीडियो को एक एक पॉइंट को फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या क्या बोला है, ठीक है। सर कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहे थे हमारे वहाँ, किसी दोबारा कुछ और हो रहा था, कंप्लेन भी किया। देखिए कीबोर्ड सबके ही वैसे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इशू था, तो सबका सॉफ्टवेयर ना बदल सकता ना कीबोर्ड बदल सकते हैं, तो इसलिए आपका बदला नहीं गया होगा। कुछ कुछ लोगों का अगर ज़्यादा ख़राब हुआ होगा तो उनको बदल दिया गया होगा। वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट विल, मॉक दिए थे EPFO का जो उसमें ट्राई कर चुके हैं, अगर गलत की प्रेस करते हैं तो जीरो दिखाता है। अपनी प्रेडिक्शंस ना दें, मैंने आया डिजिटल जोन में। हाँ तो यहाँ पे एक कैंडिडेट ने बताया है कि जो मैंने बताया था कि इन्विजिलेटर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उन्होंने बताया है कि इन्होंने आयन डिजिटल जोन में बात किया होगा वहाँ के किसी EPFO के मेंबर से। तो मैं बता दूं दोस्तों कि देखिए ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ना, कंडक्टिंग बॉडी है आपकी IBPS, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी IBPS कंडक्ट किसके लिए करवा रही है? EPFO के लिए। EPFO के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। और जो वेंडर है वो कौन है? TCS है आपका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि आप अगर पूछते हैं ना जाके EPFO वालों से, तो वो आपको अपना लॉजिक बताएंगे, अपना सेंस जो उनका कहता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो आपको आंसर देंगे। लेकिन वो कंफर्म आंसर नहीं हो सकता है, बिकॉज ये आंसर आपको कंफर्म अगर चाहिए तो आप RTI डाल सकते हैं पता करने के लिए किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, की काउंट्स हो रहे हैं, या फिर आप IPS वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वैसे वैसे वो आंसर देंगे नहीं, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा तो वहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि आपने क्या किया और नहीं किया है। और जो मैं बता रहा हूँ वो भी मेरा अपना परसेप्शन है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। और ये मेरा लॉजिक कहता है, जिस तरह मैंने सोचा है मुझे लगता है वो मैं सही सोच रहा हूँ और वैसा ही हो सकता है आगे चल के। ये बता दिया मैंने। तो यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट्स की बात जो थी मैंने वो बता दिया ऑलरेडी, 10 नंबर पॉइंट में क्या कहा था मैंने। अब कुछ हम और बात कर लेते हैं,
जहाँ पे मैंने इन्वेस्टर्स का और कैंडिडेट का परसेप्शन मैं बता चुका हूँ। माय थॉट्स इन दिस मैं वो भी शेयर कर चुका हूँ आप सबके साथ। दोस्तों ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ शेयर कर लिया है आप सबके साथ। इसके बाद भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वैसे आप ना करें, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ इस बारे में। अब एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अभी आपको फ़िलहाल क्या करना चाहिए कि आप आराम से प्रिपेयर करें। आने वाले मंथ में आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, फिर आईबीपीएस पीओ, इन तीनों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। इनका हो चुका है, इसका प्री हो चुका है। इसका एसबीआई पीओ का प्री होना और मेंस होना बाकी है। बैक टू बैक सारे एग्जाम से, तो मैं यही कहूँगा कि आप सब प्रिपेयर करते रहें। फेज़ 3 खत्म हो चुका है, कुछ दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। बार बार डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं इस बारे में। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी परफॉर्मेंस आपका मेंस में अच्छा मार्क्स आ सकता है तो कोई बात नहीं। अभी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप ईपीएफओ एसएस से रिलेटेड, ईपीएफओ एसएसए से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। जॉब प्रोफाइल हो गया, ट्रांसफ़र पॉलिसी हो गया, बॉन्ड अमाउंट हो गया, जॉब नेचर क्या है, वर्कलोड कैसा है, टाइमिंग क्या है, सैलरी कितनी है, अकाउंट्स ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ईपीएफओ के ऊपर। तो उन वीडियोज़ अगर जाके देखें आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिलेगा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे आपको उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दी हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैंने बता दिया है आपको जो बोलना था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितने भी ग्रुप्स जहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे हैं इस बारे में, तो वहाँ पे इसको शेयर करें ताकि उनको थोड़ा क्लैरिटी मिल सके। क्योंकि बार बार डिस्कशन कर रहे हैं, वो ओवर डिस्कशन हो रहा है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उनका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो शेयर करें वीडियो को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अब तक तो उनको ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करने चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे आने वाली मैं बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ एसबीआई पीओ से रिलेटेड, आईपीएस पीओ से रिलेटेड। उन वीडियोज़ को भी देखिए आप, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।